गुड आफ्टरनून। हमने लास्ट क्लास में ये फीचर स्टार्ट किए थे सी प्लस प्लस के, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका क्या मतलब होता है कि भाई किसी चीज की मल्टीपल फॉर्म्स, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि भाई एक ही चीज के अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है, उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जो सी प्लस प्लस है, ये आपके पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती है। किस तरीके से करती है वो, एक तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हिसाब से करती है, दूसरा फंक्शन ओवरलोडिंग। इन दो तरीकों से सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या चीज है? देखो, ऑपरेटर आपको पता है क्या क्या होते हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर है, एक माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स है। अब जैसे मैं प्लस लिखता हूँ 5 + 6, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? 11। ये बेसिकली कर क्या रहा है, 5 और 6 को ऐड कर रहा है और मुझे रिजल्ट दे दिया 11। अब मैं इस ऑपरेटर को दूसरी फॉर्म में यूज करूंगा। मैं इसको स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए यूज करता हूँ। सपोज स्ट्रिंग कंकैटिनेट का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देना। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए और दूसरी स्ट्रिंग है मेरे पास बी, बी सी कुछ लगा लो, तो इसका ये क्या रिजल्ट देगी मुझे? ये देगी ए बी सी। देखो, प्लस था जो, इसका जो एक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई दो इंटीजर को, दो फ्लोट को, जो वेरिएबल्स है उनको आपस में ये ऐड कर देता है। लेकिन इसको हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी प्लस की, उसको मैंने ओवरलोड कर दिया एक नई फंक्शनैलिटी से। नई फंक्शनैलिटी क्या है? स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने की। इसको बोलते हैं हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आगे हम डिटेल में देखेंगे इसको, अभी के लिए बेसिक समझो आप। उसके बाद आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब एक फंक्शन आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दी, उसी को अलग अलग सिचुएशन में उसी फंक्शन को यूज करना, अलग अलग उस किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। फंक्शन का नाम सेम रहेगा। जैसे मेरे पास एक शेप नाम से क्लास थी और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना लिया एरिया, ठीक है। शेप किसी भी टाइप की हो सकती है आपकी, और उसका हमने एरिया की कैलकुलेट करना है। अब सर्कल भी हो सकता है वो शेप आपकी, स्क्वायर भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, या आगे रेक्टेंगल भी हो सकती है, किसी भी टाइप की शेप। अब ये सारी क्लासेस, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये इनहेरिट कर रही है एरिया जो फंक्शन है आपका शेप क्लास में से। जो इनहेरिटेंस मैंने कल बताया था कि भाई किसी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में उसको लेके आना, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब जो पेरेंट क्लास है यहाँ पर हमारी शेप, इसमें एक फंक्शन है एरिया। एरिया हमने डिफाइन कर दिया शेप के अंदर। अब जो चाइल्ड क्लास है आपकी सर्कल, ये इसको इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पर एरिया है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ये इसको दूसरे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर उसका ये लेंथ इनटू स्क्वायर है, तो दोनों साइड से सेम होगी, लेंथ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कह लो।
अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इसका अलग फॉर्मूला होगा अपना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो बेसिक प्रॉपर्टी थी एरिया निकालने की, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन का नाम सेम है आपका, जो पेरेंट क्लास में था वही फंक्शन का नाम आपका चाइल्ड क्लास में है, लेकिन हम उसका यूज डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए कर रहे हैं। ओवरलोड कर दिया बेसिकली हमने उसकी फंक्शनलिटी को, इसी को हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। डिटेल में ये दोनों टॉपिक आपके आगे आएंगे, तो अभी बस ये समझो कि और हाई लेवल पे ये चीज होती क्या है। अब आती बात डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है? डायनामिक से मतलब आपको अगर देख रहे हो तो एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक जो फिक्स है, डायनामिक जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। डायनामिक कोई चीज है वो डायनामिक मतलब वो चेंज हो रही है। तो डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है, इसको हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। देखो जब आपने प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर दिया, उससे पहले हमें ये नहीं पता कि भाई कौन सा फंक्शन कॉल होगा इसमें, वो हमें रन टाइम पे पता चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम डायनामिक बाइंडिंग। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, code associated with a given procedure call is not known until the time of the call at runtime। आपको रन टाइम पे पता चल रहा है कि भाई आपने कौन सा कोड इस प्रोसीजर के साथ एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसको डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं। और स्टैटिक बाइंडिंग होता है जब आपको पहले से पता है कि भाई आप ये चीज करोगे तो आपका यही चीज एग्जीक्यूट होगी, आपको सब पहले से फिक्स है, ठीक है। उसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। और डायनामिक होते हैं जो रन टाइम पे आपको पता चलती है। इनके एग्जाम्पल आगे आएंगे, डिटेल में देखेंगे। फिर है मैसेज पासिंग। देखो इसमें मैसेज पासिंग यही है कि भाई आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट किसी क्लास में क्रिएट कर दिए और उनका आपस में कम्युनिकेशन करवाना है, वही बेसिकली मैसेज पासिंग होता है कि भाई मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपने कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। ये बेसिक मैसेज पासिंग है। ये था अभी तक अपना जो फीचर्स है आपके सी प्लस प्लस के, उनका ओवरव्यू। अब हम थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं। जैसे सी में आपकी क्लास के 50% बच्चे फेल थे, तो थोड़ा इसको सीरियसली लेना, क्योंकि इसमें भी सेम नंबर आ सकती है, क्योंकि ये प्योर थ्योरी तो है नहीं, आपको हर चीज़ के एग्जाम्पल पर बताने पड़ेंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है वो आपके लिए। किरण का ये फीचर्स फिर से बता दो। किरण ये तो सारे फीचर्स बताने पड़ेंगे, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा स्पेसिफिकली कुछ पूछना चाहते हो आप बताओ। लेट ज्वाइन किया है क्या आपने?
तो चलो कोई बात नहीं, इसको अगर समझ में नहीं भी आया है, ये आपको आगे डिटेल में आएंगी सारी चीज़ें, फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको डिटेल में आएगी। अगर आपको अभी समझ में नहीं भी आया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, डिटेल में हम विद एग्जांपल ये सारी चीज़ें आगे करेंगे। अभी बस हाई लेवल बताया कि ओवरव्यू ये चीज़ होती क्या है, दैट्स इट। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे देख लेंगे। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाई सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम है वो किस टाइप से लिखा जाता है। देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की, वो सिमिलर है आपके, जैसे आपने अभी तक सी में प्रोग्राम लिखे हैं। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स आती है, iostream.h, ठीक है। उसके बाद मेन, फिर ब्रैकेट्स आपकी, अंदर आप कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, अगर इंट ए बी सी अगर कोई वेरिएबल आपने करना है तो कर सकते हो। और कोई मैसेज अगर आपने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपने सी में यूज किया हुआ प्रिंट है ना, तो इसमें यूज होता है सी आउट। उसके बाद ये दो एंगल्स है, और इसके बाद आप डबल कोट्स के अंदर अपना मैसेज लिखते हो। अभी बस देखते रहो। तो उसके अगर आपने कुछ इनपुट लेनी है यूजर से, इनपुट लेने के लिए आपने सी में यूज किया हुआ स्कैनफ, और सी प्लस प्लस में यूज होता है सी इन। सपोज आपने ए वेरिएबल है जो इसकी इनपुट लेनी है, तो सी इन ए, हर एक स्टेटमेंट के बाद आपका सेमीकोलन लगेगा और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। इस टाइप से आप बेसिकली सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते हो। मेरे ख्याल से इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी आउट आपके लिए नया है, सी इन आपके लिए नया है, और आयो स्ट्रीम आपके लिए नया है। ये सारी चीजें देखते हैं। चलो देखो, जो सी प्लस प्लस है ये आपकी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि भाई अगर आप कोई चीज स्मॉल में लिख रहे हो, स्मॉल लेटर्स में, वो अलग है, और सेम चीज अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो वो अलग है, ठीक है। मैं सी इन सी आउट स्मॉल में लिख रहा हूं, अगर मैं इसको ये लिखूं सी आउट, तो ये डिफाइंड नहीं है, ये एरर दे देगा, क्योंकि आपका जो सी आउट है इसका एक मीनिंग है। जैसे प्रिंट फंक्शन था आपका, इसी प्रकार सी आउट है जो, इसका कुछ मीनिंग है, इसको आप दूसरी फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको एज इट इज सी आउट स्मॉल में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे ही सी इन, केस सेंसिटिव का मतलब भी यही होता है कि भाई आपका जो केस है, केस मतलब स्मॉल है या कैपिटल है, वो आपको देख के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्मॉल रखोगे और कैपिटल होना चाहिए तो इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अगर ये होती कि भी ये केस सेंसिटिव नहीं है तो आप स्मॉल रखो कैपिटल रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए दोनों चीज सेम है।
उसके लिए उस केस में ए भी सेम है और स्मॉल ए भी सेम है, दोनों सेम है उसके लिए। लेकिन जब केस सेंसिटिव हो जाता है तो ये दोनों डिफरेंट हो जाती है चीजें, ठीक है। और जो C++ है, इसमें अगर आपने कोई कमेंट ऐड करने हैं, कमेंट ऐड करने के लिए अगर वो सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन मतलब कि आपका जो कमेंट है वो एक ही लाइन के अंदर है, तो उसके लिए यूज होता है डबल स्लैश। अब इसके बाद आप कुछ भी लिखो, माय नेम इज आशीष, तो जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो सबसे पहले वो ये लाइन लिखेगा, फिर ये लाइन लिखेगा, तो लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जब वो इस लाइन पर आया int abc, जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए है, आपको उसको कंपाइलर को यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश मिलेंगे। जैसे ही उसको डबल फॉरवर्ड स्लैश मिलेंगे वो समझ जाएगा कि ये कमेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ जो डेवलपर है जिसने कोड लिखा है उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये। क्योंकि अभी तो छोटा प्रोग्राम है, यहाँ मैंने 3 वेरिएबल ले लिए एबीसी। अगर सपोज करो आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा होता, 1000 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, 1000 लाइन में आपको ये नहीं समझ में आएगा बाद में कि भाई कोई वेरिएबल आपने किस पर्पज के लिए डिक्लेयर किया था, या कोई स्टेटमेंट लिखी है आपने वो किस पर्पज के लिए लिखी थी, कोई फंक्शन डिक्लेयर किया उसका पर्पज क्या था। हो सकता है जब आपने नया नया प्रोग्राम लिखा हो 1000 लाइन का भी, उस टाइम आपको याद होगा, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद शायद आपको याद ना मिले। अगर मान लेते हैं कि 1% आपको याद मिल भी जाता है, लेकिन सपोज करो ये तो सिचुएशन है कि भाई उसमें आप ही काम कर रहे हो। कंपनीज में जनरली क्या होता है कि भाई आप मल्टीपल लोग काम करते हैं प्रोजेक्ट पे और आपका कोड दूसरे बंदे भी यूज करते हैं, तो उस केस में आपको तो पता है कि भाई आपने ये वेरिएबल इस पर्पज के लिए लिया है, तो दूसरे बंदों को कैसे पता चलेगा कि भाई आपका जो ये कोड है या जो वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, कोई स्टेटमेंट है, उसका पर्पज क्या है, उसको तो नहीं पता चलेगी ये चीज। तो उनको ये चीज मतलब थोड़ा समझ में आता है, उसके लिए कमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स की हैबिट डेवलप कर लेना। अभी छोटे प्रोग्राम में नहीं लिख रहे हो तो काम चल रहा था, लेकिन ये हैबिट अच्छी है कि अगर आप कमेंट डालते हो तो। अब ये बात थी सिंगल लाइन कमेंट की। अब कमेंट है जो वो आपके मल्टीपल लाइन में भी हो सकते हैं। मल्टीपल लाइन मतलब एक से ज्यादा लाइन में, जैसे मैं लिखता हूं, इसको लिखने का तरीका है स्लैश स्टार, और यहाँ आप कुछ भी अपना मैसेज लिख लो, माय, नेक्स्ट लाइन में लिख दिया मैंने नेम इज, ये कितनी लाइन में लिख लो आपकी मर्जी है, और उसके बाद स्टार और स्लैश। अब कंपाइलर को जैसे ही ये चीज मिलेगी उसके बाद वो कुछ नहीं कंसिडर करेगा इसको, जब तक उसको स्लैश और सॉरी स्टार और स्लैश नहीं मिल जाता। इनका कोई मीनिंग नहीं है वो कंपाइलर के लिए। इसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर लो, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख लो, मैथ यूज कर लो, कुछ भी लिख लो, कंपाइलर इसको कंपाइल ही नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके जो कमेंट्स है इसके थोड़े वेरिएशन देख लेते हैं। सपोज करो आप, हमने पहले क्या वेरिएबल, 3 वेरिएबल लिए थे ना ए बी सी, मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ ए बी सी, बीच में आप स्पेस कितने डाल सकते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सी है, C++ है और सी भी सेम है, ये दोनों फ्री फॉर्म लैंग्वेज है, फ्री फॉर्म।
इसका क्या मतलब है फ्री फॉर्म का? इसका मतलब ये है कि भाई आप कोई चीज एक लाइन में लिखो या मल्टीपल लाइन में लिखो, बीच में आपने स्पेस एक डाला है, मल्टीपल स्पेस डाले हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता, ये सारे स्पेस को इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई मैंने ए बी सी, मैंने इस लाइन में कमेंट करना है, तो मैं यहाँ कमेंट डाल देता हूँ कि भाई कुछ भी लिख लेते हैं, सपोज करो डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ फटाफट, क्या ये चीज ठीक है या गलत है? मैसेज करो। मैंने बोला है रॉन्ग, रॉन्ग। शाबाश किरण, बहुत बढ़िया। देखो, जिसको समझ नहीं आया वो देखो, जब कंपाइलर इस लाइन पर आया, सबसे पहले देखा उसने इंट, उसको पता चल गया कि भाई मैंने वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर होने वाले हैं, वेरिएबल को देखनी है। सबसे पहले ए मिला, फिर कोमा, फिर बी मिला, फिर कोमा। कोमा आया तो उसको सब पता है कि आपकी कोई ना कोई वेरिएबल उसने डिक्लेयर कर रखा है, कोमे का मतलब यही है। लेकिन उसको मिला डबल स्लैश। ठीक है, डबल स्लैश मिलने के बाद ठीक है, वो समझ जाएगी भाई यहाँ कमेंट है, कोई दिक्कत नहीं आती, वो चलता रहेगा। तो चेक करते रहेगा, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स उसने रीड कर लिया, फिर उसने सी को रीड कर लिया, फिर सेमीकोलन रीड कर लिया। लेकिन जब ये फॉरवर्ड स्लैश उसको मिले थे डबल, वो क्या समझेगा कि भाई इसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा कमेंट है, वो सी को भी कमेंट का पार्ट मान लेगा और इस सेमीकोलन को भी। और इसके बाद वो आएगा नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे मिला उसको सी आउट। अब वो क्या सोचेगा भाई कि मैंने ए कोमा बी कोमा लगा के, कोमा लगा के छोड़ दिया था, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई पीछे वेरिएबल है, कोमा तभी लगाते हैं, अदरवाइज यहाँ सेमीकोलन आना चाहिए था। कंपाइलर अपना एक तरह का समझदार है, तो होगा क्या, वो वेट कर रहा है कि कोई वेरिएबल आए, लेकिन उसको मिला क्या, सी आउट। सी आउट एक वेरिएबल तो नहीं है, सी आउट तो एक प्री डिफाइंड मीनिंग है इसका, तो सी आउट का जैसे प्रिंट एफ का एक प्री डिफाइंड मीनिंग था, सी आउट का प्री डिफाइंड मीनिंग है, कीवर्ड है सी आउट। तो जैसे ही उसको सी आउट मिला, वो समझ गया भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है, हमें मिलना चाहिए था वेरिएबल, मिल गया हमें कीवर्ड, है ना। तो वो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा कि भाई आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है। सबको समझ में आई ये बात? यस नो? जिसको नहीं पता था वो बताओ। चलो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पर ए बी कोमा के बाद मल्टी लाइन कमेंट डाल देता हूँ। मल्टी लाइन कैसे डालते हैं, स्लैश स्टार और आपका जो भी मैसेज है डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, और उसके बाद क्या करते हैं हम, एंड करना हो मल्टी लाइन कमेंट को तो स्टार और स्लैश। आपको जरूरी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पहले अलग लाइन में लिखा था तो ऐसा लिखना कोई जरूरी है, आप सिंगल लाइन कमेंट को भी स्लैश स्टार से कर सकते हो।
समझ गए? मतलब सिंगल लाइन कमेंट करना, अगर आपने, आपके पास दो तरीके हैं, एक तो दो फॉरवर्ड स्लैश लगा दो और उसके बाद अपना कमेंट लिख दो, एक तो तरीका होगा ये। दूसरा तरीका क्या है, एक ही लाइन में अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना तो स्लैश स्टार और उसके बाद आपका मैसेज स्टार और स्लैश आपने क्लोज कर दिया, इसके बीच में आपका यहाँ पर मैसेज आएगा। और मल्टीपल लाइन को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस टाइप से, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये चीज ठीक है या गलत है? फटाफट यस नो। सभी का जवाब ठीक है अभी तक। देखो जिसको अगर नहीं पता चला, अब कंपाइलर जब इस लाइन पे आया आपका, उसने देखा इंट, समझ गया कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर होने वाले हैं, तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले मिला उसको ए, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसने ए, उसके बाद कॉमा, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मिला बी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, समझ गए हो। फिर मिला कॉमा, कॉमा लगते ही वो समझ गया कि एक और वेरिएबल आने वाला है, तैयार हो जाओ। और उसके बाद उसको मिला स्लैश स्टार, स्लैश स्टार देखते ही वो समझ गया कि भैया आगे कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है, तो उसको हमने कंसीडर नहीं करना, कुछ दिखता रहे लिखने वाला। तो कंपाइलर इसके ऊपर से बाईपास कर गया। जैसे ही उसको स्टार और स्लैश मिला, वो समझ गया कि भाई आपका जो कमेंट था वो क्लोज हो चुका है, अब आगे कोई ना कोई काम की जाने वाली है। कंपाइलर ने ये चीज कंसीडर नहीं करी है। उसके बाद मिला उसको सी, उसने वेरिएबल की तो उम्मीद थी, क्योंकि उसने पहले कोमा देख लिया था, कोमा के बाद कोई ना कोई वेरिएबल आना है, लेकिन हमने बीच में डाल दिया एक मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट को कंपाइलर ने कंसीडर करना ही नहीं। तो उसके बाद आया सी, सी आ गया तो ठीक है, कंपाइलर इसी की वेट कर रहा था। और उसके बाद मिला उसको कोमा, सेमीकोलन, सॉरी। तो सेमीकोलन आते ही समझ गया कि भैया आपने जो जितने वेरिएबल डिक्लेयर करने थे एक लाइन के अंदर वो डिक्लेयर कर दिए है, और ये आपकी लाइन यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपका सी आउट है, सी आउट में आपने कोई मैसेज प्रिंट करवा रखा है, तो सी इन में आपने उससे नेक्स्ट लाइन है जो सी आउट से, यहाँ पर आपने क्या किया है, ए की जो वैल्यू है वो इनपुट करवाई है यूजर से। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखते हैं सी आउट को, क्या सी आउट है क्या चीज। सी आउट क्या है, बेसिकली ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है।
प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका काम क्या है, कोई वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है जैसे, तो ये प्रिंट करवाने का काम है। बाय डिफॉल्ट ये स्क्रीन पे आपका प्रिंट करवाएगा, ठीक है। और जो इसके साथ सी आउट, ये दो लगे हुए हैं, आपने देखे होंगे, इनको क्या बोलते हैं हम, इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर, तो ये चीज है। इंसर्शन या फिर पुट टू ऑपरेटर, ठीक है। और जो अपना सी आउट है, ठीक है, एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को। ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रीम है वो आपकी स्क्रीन है। तो अब टाइम खत्म होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्लोज द मीटिंग।